आज हम वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में एक अपडेट पर एक नजर डालने जा रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के बारे में कई अलग अलग चीजों की खोज करने के लिए टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार है। 1 महीने पहले ही ये अगली जनरेशन का स्पेस टेलीस्कोप L2 पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। अभी ये टेलीस्कोप डिप्लॉयमेंट और अलाइनमेंट जैसे विभिन्न आवश्यक चरणों से गुजर रहा है। ये इस सवाल को सामने लाता है कि अपने ऑर्बिट में पहुंचने के बाद असल में वहां क्या हो रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने के दिन से ही बहुत व्यस्त रहा है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान नासा हमें वेब टेलीस्कोप की प्रोग्रेस पर नजर रखने की अनुमति देते हुए इन डेप्थ अपडेट्स प्रदान करता रहा है। इसमें इसका अलाइनमेंट प्रोसेस, शुरुआती तस्वीरें और इक्विपमेंट के अलग अलग टुकड़ों की महत्वपूर्ण जांच शामिल है। ये सब हमें एक अच्छा आइडिया देते हैं कि प्रोग्रेस के मामले में वेब टेलीस्कोप अभी कहाँ है और आने वाले महीनों में क्या उम्मीद की जाए। वेब टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टुकड़ा है। ये अनगिनत पार्ट्स और सॉफ्टवेयर से दूर के ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरों को लेने के लिए बना है। इसका मतलब है कि नासा को न केवल वेब टेलीस्कोप के फिजिकल पहलू में बल्कि आंतरिक रूप से भी बहुत कुछ करना है। यहाँ मैं और गहराई में जाऊंगा कि असल में वेब क्या कर रहा है और चीजों की भव्य योजना में इसका क्या महत्व है। हालांकि शुरुआती डिप्लॉयमेंट और L2 की यात्रा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, उसके बाद से कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि वेब टेलीस्कोप L2 तक पहुंचने के बाद से काफी व्यस्त रहा है और पूरी तरह से ऑपरेशनल होने से पहले जांच और स्टेप्स की एक बड़ी लिस्ट को पूरा कर रहा है। नासा की वजह से ही हम इस तरह के अपडेट्स दे पा रहे हैं, जो हमें ये बताता है कि वेब टेलीस्कोप क्या है। वेब के बारे में नासा की पहली हालिया अपडेट में से एक विशेष रूप से 25 फरवरी को अलाइनमेंट प्रोसेस के बारे में थी। नासा ने ट्वीट किया कि #NASAWeb ने अपने 3 महीने के मिरर अलाइनमेंट प्रोसेस के 2 और चरण पूरे कर लिए हैं। सबसे पहले टीम ने अपने स्मीयर सेगमेंट में एडजस्टमेंट की और इसके सेकेंडरी मिरर के अलाइनमेंट को अपडेट किया। इसके 18 मिरर सेगमेंट से सैटेलाइट के 18 डॉट्स में से प्रत्येक को रिफाइन किया। इसके अलावा एजेंसी ने एक उपहार भी दिया। एजेंसी ने सभी 18 सेगमेंट्स को दिखाने वाली और एक दूर के तारे की तस्वीर प्रदान की। पिछले सप्ताह ने हमें वेब टेलीस्कोप की अलाइनमेंट प्रोग्रेस और इस प्रोसेस में क्या शामिल था के बारे में बहुत जानकारी दी। अभी 3 मार्च को नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में एक और मूल्यवान अपडेट दी। इस ट्वीट में नासा ने मेंशन किया कि वेब टेलीस्कोप टीम ने वेब के नर्सपैक इंस्ट्रूमेंट के आंतरिक कामकाज को दिखाते हुए शुरुआती जांच सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसे एक टेक्निकल रूप में देखिए कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की टीम से कैसे प्राप्त किया गया था। एक स्पेक्ट्रोग्राफ के रूप में ठीक से काम करने के लिए नर्सपैक में 3 मैकेनिज्म्स हैं। एक फिल्टर व्हील असेंबली FWA, एक ग्रेडिंग व्हील असेंबली GWA और एक रिफोकस मैकेनिज्म असेंबली RMA। GWA में ग्रेडिंग एक स्पेक्ट्रम बनाने के लिए आने वाले प्रकाश को उसके रंगों या वेवलेंथ पर फैलाता है। FWA में फिल्टर विभिन्न ऑप्टिकल पाथ्स या ऑर्डर्स के बीच कंटेमिनेशन को रोकने के लिए रेंज ऑफ इंटरेस्ट से बाहर की वेवलेंथ को ब्लॉक करता है। RMA इंस्ट्रूमेंट के फोकस को एडजस्ट करता है। नासा ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हमने पहले फिल्टर व्हील असेंबली को ऑपरेट किया, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में इसकी सभी 8 पोजीशंस के माध्यम से इसकी साइक्लिंग की। फिल्टर व्हील पोजीशन में 5 लंबे पास ऑर्डर सेपरेशन फिल्टर शामिल हैं, 2 फाइनाइट बैंड टारगेट एक्विजिशन फिल्टर्स और एक सही पोजीशन जो शटर इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है। हर पोजीशन में टीम ने रेफरेंस डेटा का एक सेट रिकॉर्ड किया। इस डेटा ने हमें दिखाया कि व्हील कितनी अच्छी तरह से मूव कर रहा है और यह हर पोजीशन में कितने सही ढंग से सेटल हो गया है। हर एक FWA पोजीशन के बीच टीम ने पोजीशनिंग सेंसर से हाई कैपेसिटी वाला बफर डेटा डाउनलोड किया और नर्सपैक टीम ने डेटा को एनालाइज किया। डेटा से पता चलता है कि पहले प्रयास में भी व्हील अच्छी तरह से मूव किया। इन सभी जांच और मिले वेरियस डेटा ने वेब टेलीस्कोप के भीतर उपकरणों के लिए अच्छे संकेत दिखाए। अभी तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 के ऑर्बिट में है और अलाइनमेंट और सामान्य इक्विपमेंट जांच में विभिन्न कार्यों को पूरा कर रहा है।
अभी पिछले हफ्ते ही नासा ने एक अंतिम ट्वीट प्रदान किया था जिसमें बताया गया था कि एक बार तैयार होने के बाद वेब टेलीस्कोप आगे क्या काम करने में सक्षम होगा। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि 13.5 अरब साल पहले यूनिवर्स कैसा था। जब से जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है, दुनिया इसकी पहली तस्वीरों को देखने का इंतजार कर रही है, जो नासा के अनुसार हमें यूनिवर्स का एक नया दृश्य प्रदान करेगी। हालांकि हमें अभी कुछ महीने इंतजार करना होगा। अभी हाल ही में 16 मार्च को नासा ने वेब टेलीस्कोप की पहली इन फोकस तस्वीर रिलीज की, जो एक मिरर अलाइनमेंट प्रोसेस के एक हिस्से के रूप में कैप्चर की गई है। ये एक सिंगल चमकते सितारे की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर के बैकग्राउंड में यदि आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग दिखाई देगा। ये पूरी तरह से फोकस तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई अब तक की हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली इंफ्रारेड तस्वीर है, जो हमें इस बात की एक छोटी सी झलक प्रदान करती है कि वेब कितना पावरफुल है। सेंटर में इस तारे को 2 मास J1755 4042 + 65512 कहा गया है। ये इस पूरी तस्वीर में सबसे चमकीली चीज है जो पूरे यूनिवर्स में प्रकाश की धाराएं उत्सर्जित कर रही है। ये विशेष रूप से कुछ खास नहीं है, ये केवल एक सामान्य गुमनाम तारा है जिसमें चमक के सही स्तर का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि मिरर अलाइनमेंट पर्याप्त सटीक है या नहीं। इस तस्वीर में ये तारा इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, क्योंकि ये धब्बे अरबों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाएं हैं जिन्हें पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया है। ये रहस्यमय दूर की आकाशगंगाएं इस क्रिस्टल क्लियर तस्वीर को जानी मानी डीप फील्ड की तस्वीर बनाती हैं, जो एक ऐसी तस्वीर है जिसने यूनिवर्स में सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर लिया है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को इस तरह की तस्वीर कैप्चर करने में कई दिनों का समय लग जाता था, कभी कभी तो हफ्तों की आवश्यकता होती थी, जैसे कि इस तस्वीर को जिसे हब्बल ने कैप्चर किया है, जबकि वेब टेलीस्कोप कुछ ही घंटों में सेम रिजल्ट्स प्राप्त करने में सक्षम होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हब्बल की तुलना में 100 गुना ज्यादा सेंसिटिव बनाया गया है, लेकिन ये दोनों ऑब्जर्वेटरीज एक समान वेवलेंथ में तस्वीर नहीं बनाती हैं। हब्बल मुख्य रूप से विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपर्ट है, जबकि वेब इंफ्रारेड के क्षेत्र में काम करता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल एक टेस्ट इमेज है। ऑब्जर्वेटरी के पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने के बाद पिछले 30 सालों में हब्बल की तरह कैप्चर्ड किए गए दृश्य बाद में आएंगे, लेकिन भले ही ये टेस्ट इमेज है, ये उस शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम जल्द ही देखेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें समय में पीछे मुड़कर देखने और शुरुआती आकाशगंगाओं को कैप्चर करने की अनुमति देगा, जो बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन सालों बाद ही बनी थी, और आपकी तरह मैं भी इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। न केवल नासा ने वेब टेलीस्कोप पर ट्वीट के रूप में अपडेट की गई जानकारी, बल्कि कई अलग अलग आर्टिकल्स और साथ में बहुत कुछ किया है। फरवरी के बीच में नासा ने कुछ अनोखे खगोलीय ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन रिलीज की। वेब जल्द ही शायद इन ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करेगा, विशेष रूप से इसका संबंध हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के अध्ययन से है। हाल ही के वर्षों में प्लेनेटरी साइंस में सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स में से कुछ हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की खोज से संबंधित हैं। अब तक खगोल वैज्ञानिकों ने दूसरे स्टार सिस्टम से इनमें से सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स को कंफर्म किया है, जबकि ऐसा माना जाता है कि कई और मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के पास एक बार खोजे जाने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करने की केवल सीमित क्षमता है, लेकिन नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ ये सब बदलने वाला है। वेब टेलीस्कोप की सुप्रीम सेंसिटिविटी और पावर अब हमें इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की केमिकल कंपोजिशन की जांच करने और उनके नेचर के बारे में बहुत कुछ जानने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है। ये कहां से आते हैं, ये बने कैसे थे, और ये हमें अपने सिस्टम में मौजूद स्थितियों के बारे में क्या बता सकते हैं। इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की संरचना का अध्ययन करने वाले वेब टेलीस्कोप टारगेट के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर मार्टिन कॉर्डिनर ने एक्सप्लेन किया है। कॉर्डिनर का कहना है कि इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने और उनकी संरचना का पता लगाने की क्षमता बहुत रोमांचक है। असल में किसी दूसरे प्लेनेटरी सिस्टम के आसपास के मटेरियल को करीब से देखना एक अद्भुत चीज है।
खोजे गए पहले 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बहुत अलग थे। एक कॉमेट से बहुत मिलता जुलता था और एक नहीं था। कॉर्डिनर और उनकी टीम को यह पता लगाने की उम्मीद है कि ये ऑब्जेक्ट्स कितने अनोखे हैं और क्या ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की व्यापक आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए रिसर्चर्स इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के 2 अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिए नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड बैंड दोनों में स्वेप्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्षमताओं का उपयोग करेंगे। सबसे पहले रिसर्चर्स नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ नर्सपैक का उपयोग करके ऑब्जेक्ट्स द्वारा छोड़े गए गैसों के रासायनिक निशान चिन्हों को एनालाइज करेंगे, क्योंकि वहां बर्फ मौजूद हो सकती है जो हमारे सूर्य की गर्मी से वेपोराइज्ड होगी। दूसरा, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मिरी की मदद से रिसर्चर्स डस्ट को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है या यहाँ तक कि कंकड़ भी जो सतह से ऊपर उठ रहे हों। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टुकड़ा है। इस नेक्स्ट जनरेशन के स्पेस टेलीस्कोप को गुयाना स्पेस सेंटर यूरोप से लॉन्च किया गया था और फिर ये डिप्लॉयमेंट की एक लंबी लिस्ट से गुजरा और अंत में L2 पर अपने अंतिम डेस्टिनेशन पर पहुंचा। तब से लेकर वेब टेलीस्कोप अलाइनमेंट और दूसरे कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहा है। एक बार पूरी तरह से तैयार होने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आश्चर्यजनक चीजों को करने में सक्षम होगा, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की तलाश करना और भी बहुत कुछ शामिल है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वेब कैसे आगे बढ़ता है और स्पेस इंडस्ट्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।